जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 9 का विषय कौन सा विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 का जो कि आपका होने वाला है, यानी 5 फरवरी का जो आपका पेपर क्लास 9 का कौन सा क्लास 9 का विषय कौन सा है, तो विषय हिंदी का पेपर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। हम वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम पेपर क्वेश्चन के साथ साथ उसका संपूर्ण उत्तर यानी सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। यदि आपको 75 में 75 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको पूरा पढ़ के जाना है, यानी रट के जाना है, क्योंकि आपको अपने वार्षिक परीक्षा में 75 में 75 लाना है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 23। आपका समय जो रहेगा, समय यानी टाइम आपका रहेगा 3 घंटे। और आपका जो पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 75 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 75 अंक का रहेगा। तो प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक परीक्षा यानी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा सबसे पहले दिया हुआ निर्देश, तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है प्यारे साथियों कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है प्यारे साथियों। तो चलिए अब हम चलते हैं, फटाफट सही विकल्प आपका कर लेते हैं। फटाफट हम आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर के साथ साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? आपसे पूछा है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। आ में है राम भक्ति, ब में है कृष्ण भक्ति और स में है प्रेम मार्गी शाखा और द में है ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्यारे साथियों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद अगला है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। आपसे पूछा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। आ में है जायसी, बा में है कबीरदास, सा में है मीराबाई और दा में है रस खान। तो प्यारे साथियों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है तो रस खान हो जाएगा, ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। समास, संधि, व्यंजन, स्वर। तो प्यारे साथियों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं? हम उसको कहेंगे बा में है संधि। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? संधि कहेंगे। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। आपसे पूछा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। आ में है रीतिकाल, ब में है वर्तमान काल और स में है वीर गाथा काल और द में है भक्ति काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, यानी भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा प्यारे साथियों? इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आ में है श्रेष्ठ, बा में है उपमा, सा में है यमक और दा में है रूपक। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन सा यानी यमक अलंकार, यमक अलंकार हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे, त्रिद्री, भीटे, थोइला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी डांडे जो हमारा है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो प्यारे साथियों, हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान को आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। तो चलिए, प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है 1 अंक का है और 6 क्वेश्चन है जो कि 6 अंक का ये आपका
प्रश्न। तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं और फटाफट आप इसकी शॉट ले लीजिए। हमारा पहला है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा समग्र। इसके बाद अगला है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा पात्र। इसके बाद मातृक छंद का उदाहरण दोहा है, मातृक छंद का उदाहरण ये हमारा हो जाएगा दोहा है। इसके बाद अगला है अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के भावात्मक रूप से है, किससे है भावात्मक, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के जनककार थे, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों संस्कृत हो जाएगा। इसके बाद अगला है गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है गया है, गधे का एक छोटा भाई भी है उसका नाम हमारा क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा गया। तो प्यारे साथियों इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा सही जोड़ी बनाकर लिखिए, आपको इसमें से सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो चलिए फटाफट हम सही जोड़ी बना लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची, आपसे पहले में पूछा है इंद्र का पर्यायवाची, तो राहुल इंद्र का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा ऑप्शन चा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रेमचंद्र के फटे जूते विसर्ग संधि, प्रेमचंद्र के फटे जूते प्रेमचंद्र के फटे जूते जो हमारा हो जाएगा हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन का हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद लेखक की नज़र अटक गई, तो लेखक की नज़र जो है जगदीश चंद्र माथुर, लेखक की जो नज़र है अटक गई थी तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ऑप्शन घा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्या उल्लू बनाना, उल्लू बनाना यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन खा मूर्ख बनाना। इसके बाद निरोग, निरोग का हो जाएगा प्यारे छात्रों निरोग हमारा विसर्ग संधि यानी ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी हो जाएगा ऑप्शन चा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन चा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो आपका में इंद्र का पर्यायवाची होगा तो सुरपति होगा, इंद्र का जो हमारा पर्यायवाची है तो सुरपति हो जाएगा, क्या होगा सुरपति, पहले का हमारा अंगा यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची सुरपति हो जाएगा। तो पहले साथियों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है उत्तर देना, एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना। चलिए फटाफट हम एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दे देते हैं। पहला है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, आपसे पूछा है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो पहला है अपनी पत्नी के साथ, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों अपने पत्नी के साथ। इसके बाद अगला हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा गया है, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रेमचंद्र। इसके बाद अगला है चरण सरोज पराखन लागे में कौन सा अलंकार है, आपसे पूछा है कि चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है इस मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य जो है हमारे ईश्वर को मंदिर और मस्जिद, इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों मंदिर और मस्जिद, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है प्यारे साथियों, तो बालू के सांपों में रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा रूपक अलंकार। इसके बाद अगला है टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, आपसे पूछा है कि टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों कठिन कार्य, कठिन कार्य हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का आंसर के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा प्यारे साथियों, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपको इसमें से सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। तो चलिए फटाफट हम सत्य असत्य का चयन करके लिख लेते हैं। पहला है राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये असत्य है प्यारे साथियों, इसमें हमारा असत्य होगा, पहले का असत्य होगा। दूसरा है झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है अड़ियल शब्द का अर्थ
हठी है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अड़ियल शब्द का अर्थ हमारा हठी ही है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है छंद को पढ़ने का प्रवाह लय यानी गति कहलाता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके दो दो अंक के हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, आप में इसमें ये पूछा है। इसका अथवा देख लीजिए, अरहर और सहनाई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए फटाफट हम उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का जो हमारा प्यारे साथियों सही उत्तर है, यानी कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज्य का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। इसके बाद 6 का अथवा जो हमारा उत्तर है फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अरहर और सहनाई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों यानी करधनी के समान प्रतीत होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का जो हमारा उत्तर है प्यारे साथियों, कबीरदास के भाव सौंदर्य की तो विशेषताएं हैं। तो कबीरदास के काव्य में सरलता, भावनाओं का अभिव्यक्ति, सामाजिक संदेह और भक्ति के भाव हैं। इसके बाद अगला है कबीरदास के शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास है, यह ताजगी खोए बिना चुपचाप लिए कि लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है, ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 7वें का जो अथवा है आपसे पूछा है कि कबीर रस खान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। आपको इसमें से दो विशेषता पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, यानी काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों को आपको नाम लिखना है। इसका अथवा है दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित आप लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। उसका अथवा है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाओं के नाम आपको लिखना है। चलिए फटाफट प्रश्न नंबर 7 का जो अथवा है ये हमारा उत्तर हो गया। यानी कवि रसखान के बहुत सुंदर की दो विशेषताएं ये है, रसखान की भाषा सरल और सुबोध थी, रसखान की भाषा में स्वाभाविकता थी, रसखान की रचनाओं में भक्ति भाव से पूर्ण पद थे। ये हमारा प्यारे साथियों उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा उत्तर है, कब उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। इनके जो भेद होते हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का जो 8वें का उत्तर है, दोहा छंद। दोहा अर्ध सब मात्रिक छंद है, यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये आपका इसमें से हो गया उत्तर हो गया। इसके बाद प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपसे पूछा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण आपको इसमें से लिखना है। तो जिस अलंकार में उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में क्या है कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल और बाहर सोहत मनुप्रिय दवानल की ज्वाल। तो प्यारे साथियों उत्प्रेक्षा जो अलंकार है 3 प्रकार का होता है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका उत्तर हो गया प्यारे साथियों। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर पूछा है। तो महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और खंड काव्य जो होता है तो जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। महाकाव्य यानी नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदत्त होता है और खंड काव्य में नायक साधारण होता है। महाकाव्य का जो होता है आकार बड़ा होता है और खंड काव्य का जो आकार है सीमित होता है। महाकाव्य में जो होता है मात्रा अधिक होती है और खंड काव्य में मात्रा कम होती है। तो प्यारे साथियों फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा उत्तर है, कवि तुलसीदास का रचनाएं हो गया रामचरितमानस, सूरदास भ्रमरगीत एवं कबीरदास बीजक, मालिक मोहम्मद जैसी तो पद्मावत। इसके बाद प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का जो 8वें का हमारा उत्तर है, फटाफट आप देख लीजिए, काव्य आस्वाद्य से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। इसके बाद अर्थात काव्य उपन्यास कहानी नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रस कहते हैं, उसे हम रस कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रस के जो अंग होते हैं तो 4 अंग होते हैं, सही स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव और विभाव। रस के ये प्रमुख 4 अंग होते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 10 का जो
प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण भी आपको लिखना है। तो अनुप्रास शब्द अनु और प्रास शब्दों को जोड़ने से बना है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवे का है मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के जो प्रकार होते हैं छंद सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये हमारा 11वें का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो हमारा सही उत्तर है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास और समालोचना। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा है एकांकी की दो विशेषताएं आपसे पूछा है। तो एकांकी एक लघु नाटक होता है। क्या होता है? एकांकी एक हमारा लघु नाटक होता है। इसके बाद उसका अथवा है प्यारे साथियों एकांकी में एक ही अंक होता है। कितने अंक होता है? तो एकांकी में एक ही अंक होता है। ये आपके विशेषताएं हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे क्या पूछा है कि तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। आपसे पूछा है कि तिब्बत के जो लोग हैं क्या लेकर घूमते थे। इसका अथवा है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, लिखना है। 14 का अगला है हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना है। 15 में क्या पूछा है कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। इसका अथवा है कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। चलिए प्यारे छात्रों ये प्रश्न क्रमांक 13 का जो हमारा उत्तर है तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे, ये हो गया। इसके बाद 13 का जो अथवे है निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात यानी अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अथवा इसका महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। तो महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर है प्यारे साथियों हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। तो हरिशंकर परसाई सरल भाषा के पक्षपाती थे। दूसरा है उनके वाक्य छोटे छोटे और व्यंग्य प्रधान थे। अगला है उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अगला है वे भाषा के मर्मज्ञ थे। अगला है उनकी आलोचनात्मक सोच और सरल चीज़ों को बड़े अर्थों के साथ वर्णित करने का भी तरीका था। ये हमारा हो गया 14 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्यारे साथियों प्रश्न क्रमांक 14 का जो 15वें का उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व में वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पारदर्शी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। प्रश्न क्रमांक 15 का जो अथवे का हमारा ये उत्तर रहा। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना था आपको। तो मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है और जबकि हमारा जो लोकोक्ति होता है पूर्ण स्वतंत्र होती है। इसके बाद 16वें में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना, इस ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो प्यारे साथियों आप इसका जो उत्तर है आप स्वयं कर लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा आपको करा देता हूँ। सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, आपको लिखना है। तो प्यारे साथियों जो हमारा 16 का उत्तर है 16वें का अपने बचपन के दिनों में सलीम अली ने अपनी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा दिया था। ये हमारा इसका जो उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 16 का। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद 17 में आपसे क्या पूछा है कि संधि व समास में आपको अंतर लिखना था। इसका अथवा है कौजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली गई है। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है संधि और समास में अंतर है। तो संधि में 2 वर्णों का योग होता है और समास में जो होता है तो 2 पदों का योग होता है। संधि को जोड़ना विच्छेद कहलाता है जबकि समास को जोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि में 2 वर्णों के मेल से विकार भी संभावना रहती है और समास में 2 पदों के मेल से उनके बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, लुप्त होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो हमारा उत्तर है अथवे का ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का जो है प्रस्तुत संदर्भ यानी प्रस्तुत काव्यांश संत कबीरदास जी की रचनाओं से लिया गया है। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार में दिए। इसके बाद इसका प्रसंग देख लीजिए प्यारे साथियों।
ये आपका संदर्भ प्रसंग हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे क्या पूछा क्या पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें से भी व्याख्या करना है। इसके बाद ये आपका संदर्भ हो गया प्यारे साथियों, ये प्रश्न क्रमांक 19 का ये प्रसंग हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का ये जो हमारा उत्तर हो गया, परिवहन के जितने भी साधन वे सब यातायात के काम आते हैं। यातायात सरल, सुगम और दुर्घटना सहित हो, इसके लिए सभी प्रकार के वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न क्रमांक 20 का जो हमारा उत्तर हो गया, फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का जो अतवे में क्या पूछा है कि कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है। तो नीचे दिए गए जो प्रश्न है इनका उत्तर जो है इसी गद्यांश में से ढूंढ के आपको लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा आता है प्यारे साथियों, प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा कि शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। पहला में है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, अगला है कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, तीसरा है मेरा प्रिय खेल और चौथा है दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो प्यारे साथियों, प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा उत्तर रहा तो ये रहा। प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा उत्तर है, आपको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे जो पूछा है तो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, तो ये हमारा प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखना है ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। प्रस्तावना, विद्यार्थी किसी राष्ट्र विशेष का अक्षय कोष होते हैं। जो आज का विद्यार्थी वह कल के देश के भविष्य का कर्णधार बन सकता है। देश की प्रगति उन्हीं के कंधों पर अवलंबित है। विद्यार्थी जीवन में बालक में अच्छे भाव, विचार, संस्कार एवं मानवीय भावनाएं पल्लवित एवं विकसित होती है। विद्यार्थी जीवन में अर्जित ज्ञान जीवन पथ का सबल संबल बनता है। इसके बाद प्रश्न दूसरे टॉपिक में क्या है, अनुशासन का महत्व, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद अगला है अनुशासन की जड़ें, अनुशासन की जड़ें। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्यार्थी किस से आशाएं, विद्यार्थी से आशाएं हो गया। इसके बाद अगला है उपसंहार, ये हो गया उपसंहार। तो प्यारे साथियों फटाफट आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा हो गया उपसंहार। आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र के कर्णधार हैं, अतः इन्हें अपने अंदर ऊंचे वैज्ञानिक के, ऊंचे विचारक के, ऊंचे चिंतनकर्ता के महान गणों को अपने में विकसित करते हुए अपने अभिलाषित लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ज्ञान पिपासा, श्रेय, विनय, संयम, आज्ञाकारिता, सेवा, संयोग, सह अस्तित्व गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेना चाहिए। एक आदर्श नागरिक बनकर विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा करते हुए राष्ट्र धर्म का पालन कर सकने में समर्थ होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमारा हो गया पूरा। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो गया तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा और कौन सी क्लास का किस क्लास का आपको पेपर चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो प्यारे छात्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।